हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सत्ता के समकालीन केंद्र जो चैप्टर है। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है ये। पुरानी वाली एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 4 होता था, लेकिन आपके कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हैं, इस हिसाब से ये चैप्टर नंबर 2 है आज के समय में। ठीक है, एक बार आप सिलेबस को देख लीजिए, ये सारे चैप्टर आपके आ रहे हैं। तो चैप्टर 2 है आपका ये आपका सत्ता के समकालीन केंद्र वाला। इसमें क्या क्या टॉपिक है देखिए, इसमें से कुछ टॉपिक भी डिलीट कर दिए गए हैं, काफ़ी टॉपिक डिलीट है इसके अंदर। तो क्या क्या पढ़ना है आपको, यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ना है, यानी कि यूरोपियन यूनियन के बारे में। फिर आपका ये आसियान है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर चाइना जो था कैसे इकोनॉमिक पावर बन गया, ये आपको पढ़ना है। जापान और साउथ कोरिया जो है एक इमर्जिंग पावर के रूप में, यानी एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति जो बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे आपके सामने टॉपिक जो हैं बहुत ही कम हो गए हैं, केवल इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जबकि पहले इसमें रसिया, इजराइल, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक और भी होते थे इसके अंदर, वो सारे के सारे हट गए हैं। अब मेन टॉपिक ये बचे हैं। तो चैप्टर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप लास्ट ईयर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब कुछ कराया हुआ है। हालांकि आपको उसमें 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा हो गए हैं आज के हिसाब से देखा जाए तो आप नॉलेज के लिए उन्हें भी देख सकते हैं। बाकी आपकी तैयारी पूरी की पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक जो आप देख रहे हो ये सारे मैंने अपने वीडियोज़ में कवर किए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैं आपको 1 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी कराऊंगा। इस पूरे चैप्टर में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सिंगल वीडियो में कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। हो सकता है थोड़ी बहुत लैंग्वेज घुमा दें, लेकिन इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे आपको सारी अपडेट मिल जाया करेगी। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप नाम से अपना ग्रुप है, इसमें जाके जुड़ जाइए आप। मेरा नाम सतेंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर दीजिए, मैं टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग का त्याग कर दिया गया है। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है। देखिए एनसीईआरटी में सारे टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, कुछ जो ऐड हुए न्यू टॉपिक हैं जो मैंने अपनी वीडियोस में आपको समझाए हुए हैं वो एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेंगे, उनमें से मैंने एमसीक्यू बना रखे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये नए टॉपिक हैं, जापान वाले और कोरिया वाले जो हैं। तो देखिए, जापान एक ऐसा देश है जिसके संविधान में ये बात कह दी गई है कि अंतर्राष्ट्रीय विवाद को वो बल प्रयोग के द्वारा कभी भी नहीं सुलझाएंगे, यानी कि बातचीत के जरिए सुलझाएंगे। बल प्रयोग का इन्होंने पूरी तरीके से त्याग कर दिया है। तो आंसर अपना हो जाएगा जापान। अगला है दक्षिण कोरिया जो है वो किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन में है उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो देखिए एशिया महाद्वीप का हिस्सा होता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है एशिया महाद्वीप में आता है। ग्रुप 7 में शामिल होने वाला एशिया का एकमात्र देश जो है वो कौन सा है, तो जापान है। ठीक है, और चीन में मुक्त द्वार की नीति कब और किसके नेतृत्व में अपनाई गई थी। तो देखिए इसे, ये जो ओपन डोर पॉलिसी थी ये चाइना ने अपनाई थी 1978 में, यानी कि 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में अपनाई थी। इसके बाद चाइना जो था बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ। ठीक है, उसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कोरिया प्रायद्वीप का विभाजन दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के रूप में कब हुआ था। तो कोरिया एक प्रायद्वीप हुआ करता था, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, एक उत्तर कोरिया बन गया था और एक दक्षिण कोरिया बन गया था। ठीक है, तो ये जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया जो है ये कब बटा था। तो ऑप्शन है आपके सामने प्रथम विश्व युद्ध के शुरू में यानी आरंभ में, या फिर इसके अंत में। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए एक बार, तीसरे में सी ऑप्शन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में यानी कि अंत में जाके ये डिवाइड हो गया था 2 हिस्सों में। नेक्स्ट है आपका कि दक्षिण कोरिया की राजधानी डैश है। ऑप्शन देखिए, सियोल, टोक्यो, वियना, बर्लिन। तो बर्लिन तो आप जानते हैं जर्मनी की राजधानी है, वियना भी नहीं होगी, टोक्यो जापान की राजधानी है, तो ये तो ऑप्शन कट जाएंगे। सियोल बच रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सियोल आंसर सही हो जाएगा, यानी कि ए आंसर। नेक्स्ट है आपका, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने यूरोप के देशों की आर्थिक मदद की, इसे डैश के नाम से जाना जाता है, यानी कि यूएसए के द्वारा जो यूरोप के देशों की मदद की गई थी इसको हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश
यानी दुनिया में इकलौता ऐसा देश जापान है जिसके ऊपर परमाणु हमला हुआ था, यानी जिसने परमाणु जो हमला है उसका नुकसान झेला हुआ है। तो कौन सा देश है वो? जापान है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश हान नदी के चमत्कार के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस घटना को हान नदी के चमत्कार के रूप में जानते हैं? तो ऑप्शन देखिए, दक्षिण कोरिया का आर्थिक विकास, उत्तर कोरिया का आर्थिक विकास, जापान का आर्थिक विकास या चीन का आर्थिक विकास। तो आपको पता होना चाहिए कि हान नदी जो है ये है कहाँ पे। तो ये दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है सियोल, उसके आसपास वाला एरिया है, ठीक है। तो ये दक्षिण कोरिया से रिलेटेड हो गया, तो आपका ऑप्शन जो है ए जो है वो ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पेपर में घुमा के पूछ सकते हैं क्वेश्चन, पर इससे बाहर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग जो संगठन है इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन एक बार, 1945 दे रखा है, 1948 दे रखा है, 1957 दे रखा है और 1992 दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1948 में, यानी 1948। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस संगठन के पास अपना झंडा और गीत, स्थापना दिवस और मुद्रा है? तो जो यूरोपीय संघ है, यानी कि बी ऑप्शन, इसके पास अपना झंडा, अपना राष्ट्रीय अपनी मुद्रा भी है, अपना स्थापना दिवस भी है, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है? अब देखिए, द्वीपीय देश है और पूर्व की बात चल रही है। तो देखो, भारत जो है दक्षिण में आता है, चाइना ऊपर की साइड आता है, और ऑप्शन में अब एक ही बच रहा है आपके पास, जापान। तो जापान ही इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था? ठीक है, यूरोपीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में, ठीक है, 1949 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पास प्राकृतिक संसाधन कम है और कच्चा माल वो बाहर से आयात करता है, इसके बावजूद भी उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि जो हाई जो टेक्नोलॉजी है ऐसे उत्पाद बनाने में वो फेमस है? तो देखिए, जापान एक ऐसा देश है जिसके पास खुद के संसाधन बहुत कम है। वो क्या करता है, कच्चा माल भी बाहर के देशों से खरीदता है, लेकिन इतना मतलब उसके पास संसाधन भी नहीं है, बाहर से आयात भी कर रहा है। इतना होने के बाद भी और बहुत ज़्यादा फेमस है वो हाई टेक्नोलॉजी के मामले में। तो जापान ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि यूरोपीय संघ जो है इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? ये बहुत पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको याद करके जाना, ठीक है। 1992। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना किसके पास है? तो यूरोपीय संघ के पास ही आ जाता है, क्योंकि यूरोपीय संघ कई सारे यूरोपीय देशों का एक संगठन है, ठीक है। तो कई सारे देश मिलकर इसके हिस्से होते हैं, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, ह्यूंडई हो गया, ये जो ब्रांड है ये बहुत फेमस ब्रांड है, सैमसंग वगैरह आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये जो ब्रांड है ये कौन से देश के ब्रांड है, ठीक है, किस देश से रिलेटेड? देखिए, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। आप मुझे कमेंट में बताइए कौन से देश के ब्रांड है ये। गूगल पे सर्च कीजिए, अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऑप्शन आपके सामने है। और आप जब अपना आंसर लिखोगे ना तो अपना नाम भी जरूर लिखना, ठीक है। अपना नेम लिखना है पहले आपको, फिर आपको बताना है कि कौन सा है। जैसे ऑप्शन बी है या ए है या सी है, तो आपको ऑप्शन नंबर भी डालना है, प्लस में उसका देश का नाम भी लिख देना, ठीक है। मैं आपके कॉमेंट को देखूंगा। अगला क्वेश्चन है कि मॉस्ट्रेट संधि और यूरो मुद्रा को मानने से इनकार करने वाला देश किसने इनकार किया था? ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें डेनमार्क ने भी मना करा था, स्वीडन ने भी मना करा था। तो आंसर अपना हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों, डेनमार्क और स्वीडन दोनों ने मानने से मना कर दिया था। जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब हुआ था? इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये हुआ था अक्टूबर 1990 में, यानी अक्टूबर 1990, मतलब आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी ये कौन से देश के फेमस ब्रांड है? आप सभी जानते होंगे कि ये जापान के ब्रांड है, ठीक है। और ऑप्शन में आपको जापान दिख ही नहीं रहा है, तो अब आप क्या लगाओगे? डी ऑप्शन लगाओगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आंसर क्या है? जापान, बट जापान ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आसियान जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ठीक है, 1967 में हुई थी। और कौन से घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके हुई थी? तो आसियान की स्थापना जो है वो बैंकॉक घोषणा पत्र जो है इस पे हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी। देखिए, आसियान की स्थापना के समय इसमें कितने देश थे? तो इसमें 5 देश थे। अब देखिए, यहाँ पे वैसे तो इसमें 10 देश हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि आसियान की स्थापना के समय, यानी जब स्थापना हुई थी
तब कितने देश थे? तो 5 देश थे, ठीक है। बाद में 5 देश और जुड़े थे, बट बाद वाले आपसे नहीं पूछे हैं, याद रखना, पेपर में ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं ये। और कौन से देश थे वो? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ये 5 देश थे। बाद में ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, ठीक है, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया वगैरह इस तरीके के देश भी बाद में जाके जुड़े थे, तो याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट आपका कि यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने की कोशिश की थी जिसमें वो नाकामयाब रहा? देखिए 2003 में इसने प्रयास किया था कि एक संविधान बनाए, साझा संविधान, लेकिन इसमें फेल हो गया ये। तो ये आता है पेपर में आपके, कई बार पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1994। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर बता दूं, आप कंफ्यूज मत होना। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए आसियान की स्थापना कब हुई, तो आपने क्या देखा था? 1967। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पे आएगा 1994, लेकिन पेपर में आपको ऑप्शन में 1967 दिया होगा, तो आप हो सकता है आप गलती से उसको आसियान से रिलेट करके गलती से 1967 लगा दो, तो गलती मत करना। आसियान अलग है और आसियान क्षेत्रीय मंच जो है इसकी स्थापना अलग है, दोनों की स्थापना का समय जो अलग अलग है। आसियान की स्थापना 1967 और इसकी क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994, तो दोनों की स्थापना की जो डेट है वो अलग है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा संगठन दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है? तो आसियान जो है वो सबसे तेज आर्थिक तरक्की करने वाला संगठन है, इसकी स्पीड जो है बहुत तेज है। नेक्स्ट है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? आर्थिक समुदाय, अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी हो तो मैंने आपको तीनों समुदाय के बारे में डिटेल में बताया है। तो आर्थिक समुदाय जो है ये है आर्थिक विकास से रिलेटेड, साझा बाजार से रिलेटेड और व्यापार और ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। तो यह सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंबोडिया के टकराव को किसने समाप्त किया? तो आसियान ने ही समाप्त किया है, और कैसे समाप्त किया है? बातचीत के जरिए समाप्त किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत ने किन 2 आसियान सदस्य देशों से मुक्त व्यापार समझौता किया? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास 5 या 6 साल पुरानी एनसीईआरटी है, अगर आप 5 से 6 साल पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ओल्ड एनसीईआरटी से, तो आपको थाईलैंड और सिंगापुर मिलेगा, लेकिन अब न्यू एनसीईआरटी में पढ़ रहे हो तो उसमें आपको मलेशिया भी मिलेगा। तो याद रखना, थाईलैंड के साथ भी है हमारा, सिंगापुर के साथ भी हमारा व्यापार का समझौता है, और मलेशिया के साथ भी है, तो तीनों देशों के साथ है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके तीसरा देश डाला है। अब आपको ध्यान रखना है, पेपर में वो जैसे भी आपसे घुमा के पूछें, आपको इन तीनों देशों को याद रखना है, और जो ऑप्शन आपको सही लगे आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 की जगह 2 काट के मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ठीक है। किन 3 आसियान सदस्य देशों के साथ समझौता है? तो अब आपको यहाँ पे 1 2 3 तीनों देश दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से किसकी विकास दर सबसे तेज है? तो आसियान की जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, इसकी जो विकास की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है, तो आसियान। हालांकि देखो अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे आसियान जो है यूरोपीय संघ के जितना बड़ा और बड़ी अर्थव्यवस्था वाला संगठन नहीं है, यूरोपीय संघ से तो छोटा है, लेकिन यहाँ पे बात छोटे और बड़े की नहीं हो रही, यहाँ पे बोल रहे हैं कि बताओ किसकी विकास की दर सबसे तेज है, तो आसियान इसमें जीत जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाएगा। कौन सा देश है वो? चाइना पे अनुमान लगाया जाता है, यानी ऐसा कहा जाता है कि चाइना जिस तीव्र गति से विकास कर रहा है, अगर ऐसे ही करता रहा तो हो सकता है 2040 में वो यूएसए को भी पीछे छोड़ दे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चीन के किस प्रधानमंत्री ने 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा था? ठीक है, किसने रखे थे प्रस्ताव? तो आपका आंसर हो जाएगा चाउ एन लाई ने, यानी कि सी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि जो चाइना की जो क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पेपर में आता है। इसके बाद देखिए 19 ऑप्शन में है कि चीन ने कब और किससे अपने संबंध बनाकर राजनीतिक एकांतवास जो था वो खत्म करा था, ठीक है। तो ये हुआ था यूएसए से इसने अपने रिलेशन ठीक करे थे, और बात है 1972 की, तो 1972 अमेरिका, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि चीन के प्रधानमंत्री ने किन 4 क्षेत्रों में आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे थे? उद्योग बिल्कुल ठीक है, कृषि बिल्कुल ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ये भी ठीक है, सेना ये भी ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ई ऑप्शन, उपरोक्त सभी। चीन ने खेती का निजीकरण कब किया था? और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया था, ठीक है। तो देखिए खेती का निजीकरण करा था इन्होंने 1982 में, यानी 1982 में, और उद्योग का निजीकरण कब किया था इन्होंने? 1998 में, यानी 1998 में, ठीक है।
सेज, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये देखो फुल फॉर्म वाले जो आप पढ़ते हो ना, याद करते हो, आप बेशक से हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, लेकिन फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हमेशा इंग्लिश में याद रखना ताकि पेपर में कन्फ्यूजन ना हो। तो सेज का जो विस्तृत नेम है यानी फुल फॉर्म है वो क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इससे मिलते जुलते हैं, स्पेशल एजुकेशन जोन, स्पेशल एनवायरनमेंट जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, काफ़ी मिलते जुलते हैं। हो सकता है पेपर में जल्दीबाजी में कन्फ्यूजन रहती है और गलती से हम टिक कर देते हैं, तो बहुत ध्यान से आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पर आक्रमण जो था वो कब किया था, तो ये है 1962। दिसंबर 1988 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा करा था, ठीक है, तो राजीव गांधी जो थे इन्होंने करा था चाइना का दौरा। चीन के किस राष्ट्रपति ने 2019 में भारत का दौरा किया, तो शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग जो है इन्होंने किया था। और एशिया के देशों में अकेला कौन सा देश है जो ग्रुप 8 में शामिल हुआ, तो ये जापान ही आ जाएगा। तो यहाँ पे अपना जो ये वीडियो ये ख़त्म हो जाता है और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ से आपका कंप्लीट ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को याद कर लीजिए और जो कमेंट में आपसे पूछा जाता है उसका रिप्लाई ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।